हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर आपका है, सब्जेक्ट है आपका फिजिकल जियोग्राफी है। ठीक, आपका जो मार्क्स है 75 मार्क्स में आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 खंडों में आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक खंड में आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। जो आपका खंड आ है, खंड आ क्या है, खंड आ में पूरे आपको 10 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको करना सब अनिवार्य होता है। ठीक, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होने वाला है, यानी कि टोटल आपके होंगे 20 नंबर खंड आ में। ठीक, आपको करना भी सब अनिवार्य होने वाला है। ठीक, चलिए आज वीडियो करते स्टार्ट दोस्तों। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, मेटल। मेटल यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं धातु। धातु क्या होती है, या धातु ऐसे तत्व होते हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। ठीक, और धातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध भी बनाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें चमक हो, आघातवर्धक गुण हो तथा जिनकी जो तनन क्षमता हो अधिक हो, और जो उष्मा एवं विद्युत की अच्छे सुचालक भी हो, धातु कहलाते हैं। ठीक, एक प्रकार से आप ऐसे भी कर सकते हैं, धातुओं की पारस्परिक परिभाषा उनके वाह गुणों के आधार पर दी जाती है। सामान्यतः धातु चमकीले, प्रत्यास्थ, आघातवर्धनीय और सुगढ़ भी हो सकते हैं। ठीक, धातु उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक भी हो सकते हैं। ठीक, एक प्रकार से आप इतना लिख देंगे, आपको पूरे 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ठीक, फिर बच्चों आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये खंड आ का क्षतिपूर्ति तल। क्षतिपूर्ति तल क्या होता है, एक प्रकार का क्षतिपूर्ति तल एक संविधा अधिनियम 1872 की धारा 124 के अनुसार क्या होता है, एक प्रकार का वह संविदा है जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को दूसरी हुई हानि से बचाने का वचन देता है। यानी कि उसकी जो भी हानि हुई है उसकी रक्षा करेगा, या फिर उसकी क्षतिपूर्ति की जो है भरपाई की जाएगी। ठीक, सरल भाषा में कहें कि क्षतिपूर्ति की संविदा में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं जन्मदाता के रूप में भी आपका जो है दूसरे पक्षकार से हानि से बचाने का भी वचन देता है। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, आपका जो तीसरा क्वेश्चन इसी का है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना। प्लेट विवर्तनिकी आपका एक प्रकार से क्या होता है, प्लेट जो विवर्तनिकी होता है एक प्रकार क्या होता है कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक, यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक, साथ ही महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्चाउच्च के निर्माण तथा भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के भौगोलिक वितरण की व्याख्या प्रस्तुत करने का भी प्रयास करता है। ठीक, इतना आप लिखना है आपको। ठीक, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक लहरें। प्राथमिक लहरें एक प्रकार से क्या होती है, आपको क्या कहें, प्राथमिक लहरें पूछा गया है। ठीक, प्राथमिक लहरें में कण प्रसरण की दिशा में कंपन करते हैं। यानी कि जो आपकी प्राथमिक लहरें होती है क्या होती है, प्राथमिक जो इसके कण होते हैं प्रसारण की दिशा में कंपन करते हैं। इनकी आवृत्ति जो होती है अधिक होती है। प्राथमिक लहरों को अनुदैर्ध्य लहर भी कहते हैं। ठीक, ये लहरें सभी माध्यम से होकर गुजरती हैं, जैसे आपका ठोस हो गया, तरल हो गया। ठीक, पृथ्वी के जिस स्थान की चट्टानों की कठोरता जितनी अधिक होती है उस स्थान पर प्राथमिक लहरों की गति उतनी अधिक होगी है। ठीक, फिर बच्चों जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, भूसंतति। भूसंतति क्वेश्चन नंबर 5। भूसंतति एक प्रकार का क्या होता है आपको बताना है। ठीक, भूसंतति क्या है, भूसंतति अंग्रेजी भाषा के जियोक्स लाइन यानी कि भूविज्ञान तथा भू आकृति विज्ञान की एक अपेक्षाकृत पुरानी संकल्पना होती है। ठीक, जिसका व्यवहार अभी भी कभी कभी ऐसे छिछले सागरों यानी कि जो सागर छिछले हों अथवा सागरीय ड्रोड़ियों के लिए किया जाने वाला संतति होता है। ठीक, जिनमें अवसाद जमा होने और तली के धसाव की प्रक्रिया चलती हो या चल रही होती है। ठीक, सर्वप्रथम इस तरह का विचार अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स हॉल
यानी कि जो जेम्स हॉल वैज्ञानिक थे, और जेम्स डी डाना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक, और इसके द्वारा पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। हालांकि जो प्लेट टेक्टोनिक है सिद्धांत के बाद यह परिकल्पना अब पुरानी पड़ चुकी है। ठीक, इतना आपको लिख देना है। ठीक, फिर बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। आग्नेय चट्टानें क्या होती है? एक प्रकार से कह सकते हैं आग्नेय चट्टान यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? वह शैल जिनकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानों पदार्थ अर्थात मैग्मा की सतह के ऊपर आकार लावा प्रवाह के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में जम जाने को ही आग्नेय शैल एक प्रकार कहा जाता है। ठीक, आग्नेय चट्टानें पिघले हुए चट्टाने पदार्थ के ठंडे होकर जम जाने से बनती हैं। ठीक, ये एक प्रकार से रवेदार भी हो सकती हैं और बिना कड़ों या बिना रवेदार भी हो सकती हैं। ऐसे चट्टानें पृथ्वी पर पाई जाने वाली अन्य दो प्रमुख चट्टानों अवसादी और रूपांतरित के साथ मिलकर चट्टानों के तीन प्रमुख प्रकार बनाती हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या है? जलप्रपात, वाटरफॉल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वाटरफॉल। क्या होता है? एक प्रकार का जलप्रपात अथवा जो होता है एक प्रकार से झरना, एक प्रमुख प्रवाही जल यानी कि नदीकृत अपरदात्मक स्थल रूप होता है। ठीक, और जल स्रोत भी होता है एक प्रकार से कहें, यानी कि जहाँ से जल का उद्गम होता है, निकलता है। ठीक, प्राकृतिक झरने कई नदियों की उद्गम है। ठीक, यानी फिर दोस्तों जलप्रपात के प्रकार हैं। जलप्रपात मुख्य रूप से बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक, जैसे आपका खंडक हो गया, महाजलप्रपात हो गए, ढालू हो गए, और आपका जो है एक प्रकार से खरदुम भी हो गए, हिमाद्र भी हो गया, गोता भी हो गया, खरतन हो गया, विभक्त हो गया, पांतिक हो गया, बहुचरणी हो गया, कैटाडूपा। ठीक, आपके बहुत सारे जलप्रपात लिखना है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या है? क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। क्षोभ मंडल क्या होता है? एक प्रकार से क्षोभ मंडल क्या होता है? क्षोभ मंडल या जो ट्रोपोस्फियर, ठीक, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है। क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी के भाग का सबसे निचला हिस्सा होता है। इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुधंध तथा सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक, सभी मौसमी घटनाएं भी होती हैं। यह पृथ्वी की वायु का सबसे घना भाग होता है। जो क्षोभ मंडल है यह पृथ्वी की सबसे वायु का सबसे नजदीकी यानी कि घना भाग होता है, और पूरे वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग मान के चलिए 70 हिस्सा इसमें मौजूद होता है। ठीक, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों पर कटकर सिर्फ 8 किलोमीटर ही रह जाती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई की बात करें तो मान के चलिए 10 से 12 किलोमीटर है। वायुमंडल में इसकी जो ऊपर की परत को समान ताप या स्ट्रोफियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इतना आपको लिख देना है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। ठीक, आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता एक प्रकार से क्या होता है आपको बताना है। ठीक, आपेक्षिक आर्द्रता जो होता है किसी निश्चित आयतन की वायु में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा तथा उसी वायु के दिए गए तापमान पर अधिकतम आर्द्रता धारण करने को ही आपका आपका जो है आपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। ठीक, वायुमंडल में आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का वायु द्वारा धारण किए जाने वाले वाष्प की उच्चतम मात्रा के अनुपात को ही सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। ठीक, ऐसा आप लिख सकते हैं इतना। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम धारा। क्वेश्चन नंबर 10। गल्फ स्ट्रीम धारा एक प्रकार से क्या होती है? ठीक, यानी कि गल्फ स्ट्रीम करंट। गल्फ स्ट्रीम करंट क्या होता है एक प्रकार से आपको बताना है। तो गल्फ स्ट्रीम कर्व क्या होता है? अपने उत्तरी विस्तार उत्तर अंटार्कटिक ड्रिफ्ट के साथ एक गर्म
तेज अंटार्कटिक महासागर धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से निकली हुई है और फ्लोरिडा के जमल भूमध्य से होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट तक बहती हो रहती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। 36 डिग्री न्यू अक्षांश उत्तरी कैरोलिना और उत्तरी अंटार्कटिक धारा के रूप में अब उत्तर पश्चिम यूरोप की ओर बढ़ती रहती है। ठीक, इतना आपको लिख देना है। ठीक, एक प्रकार से कहें गल्फ स्ट्रीम संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट की फ्लोरिडा से लेकर दक्षिण एशिया तक लगभग ये फैली हुई है। ठीक, ये जो है एक प्रकार से कहें कि इसके तट को जो क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करती है और काफी हद तक उत्तर पश्चिमी यूरोप की जलवायु को भी प्रभावित कर सकती है। ठीक दोस्तों, फिर आपका है अगला क्वेश्चन, यानी कि जो आपका है सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका है, सेक्शन बी का आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन सेक्शन बी में क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन 5 आपको लगभग मान के चलिए 8-9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक, आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, तो क्वेश्चन आपका जो है 7 नंबर का होने वाला है, यानी कि 5 × 7 आपका टोटल 35 नंबर का होने वाले हैं सेक्शन बी में। ठीक, चलिए आपको दिखाते हैं। आपको पहला क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? भू संतुलन की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। भू संतुलन एक प्रकार से क्या होता है? भू संतुलन या समस्थिति का अर्थ है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी, यानी कि जो भू संतुलन है इसकी जो संकल्पना है उसका क्या होता है? भू संतुलन या समस्थिति का अर्थ होता है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के सतही उच्चावच के रूप में स्थित पर्वतों, पठारों और समुद्रों के उनके भार के अनुसार भू प्रॉपर्टी के नीचे स्थित पिघली चट्टानों के ऊपर संतुलन बनाए रखने की अवस्था होती है। ठीक, पृथ्वी का स्थलमंडल अपने नीचे स्थित इथियोस्फीयर पर एक प्रकार से तैरता हुआ स्थित होता है। संतुलन के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि जहां धरातल पर ऊंचे पर्वत या पठार हैं वहां स्थलमंडल की मोटाई अधिक है। ठीक, पृथ्वी का एक प्रकार से आप लिख सकते हैं यह तथ्य का उद्भव सन 1859 ईस्वी में उत्तरी भारत के त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के समय हुआ। कल्याण जो हिमालय की तलहटी में स्थित है, कल्याणपुर की जो उससे लगभग 375 मील की दूरी पर स्थित है। दूरी जो त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण से ज्ञात की गई है, इस दूरी और खगोलात्मक आधार पर ज्ञात दूरी में 5 सेकंड यानी कि 500 फुट का अंतर पड़ा। यह अंतर हिमालय के आकर्षक फलस्वरूप था जिसका प्रभाव साहुल रेखा यानी कि प्लम्ब लाइन पर पड़ा और वह एक ओर कर गया। इतना आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है आपका, इसमें से आपको मेन क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें से आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? भूकंप से आप क्या समझते हैं? भूकंप में भूकंप क्षेत्र के वितरण की विवेचना कीजिए। भूकंप से आप क्या समझते हैं, इससे आपको बताना है। ठीक, भूकंप क्या होता है? एक प्रकार का भूकंप एक प्रकार से कहें कि यह एक प्राकृतिक घटना आपदा होती है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे जो उत्पन्न होने लगती हैं, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करने लगती हैं। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंग भी कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है तथा इन्हें क्या किसके नाम से जाना जा रहा है? सीस्मोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, भारतीय आपका जो है भारतीय उप महाद्वीप विनाशकारी भूकंप का इतिहास रहा है। आपका जो है भूकंप की उच्च आवृत्ति और तीव्रता का प्रमुख कारण रहा है कि भारतीय जो प्लेट है लगभग मान के चलिए आप 47 mm वर्ष की दर से एशिया की ओर बढ़ रही है। भारत के भौगोलिक आंकड़े बताते हैं कि लगभग आपका 47 भूमि भूकंप की चपेट में है अभी भी। ठीक, भूकंप बैंक और संयुक्त
एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2040 तक लगभग आपका है 200 मिलियन आपका नगरवासी तूफान और भूकंप की चपेट में आ सकता है। ठीक, इतना आपको लिख देना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5वां जो है आपका क्या है, आपका है कास्ट प्रदेश के विभिन्न स्थल रूपों की विवेचना कीजिए। ठीक, कास्ट जो है ये एक प्रकार से क्या है, प्रदेश हैं, उसमें जो स्थल रूपी यानी कि जो निवास करने वाले किस कैसे होते हैं, किस तरीके का, ठीक, आपको बताना है। तो क्या होता है, जो कास्ट होता है, कास्ट प्रदेश होता है एक प्रकार, क्या होता है, एक प्रकार की भू आकृति जो सरलता से घुलने वाले चुनस्मी शैलों के क्षेत्र में विकसित होते हैं। ठीक, इसकी विशेषताएं यह होती है कि इसमें सभी आकार के अनेक बिले गर्त या छिद्र होते हैं और भीतर भी परस्पर जुड़े हुए होते हैं और अनेक बिले मार्ग पर सुरंगें बनी होती हैं जिसके बीच में शैलों की सहसा कटक और प्रोद्बर्ध दिखाई पड़ने लगते हैं। अवकाश स्थलाकृति के नीचे नीचे गुफाएं और अंतभौम सरिताएं भी मिलती हैं। इसका प्रारूप स्थान एडियाटिक समुद्र के पूर्वी तट पर कास्ट नामक एवं चूनास में पठार होते हैं। आपका जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर में भूमिगत जल द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा लैपीज, घोररंध्र, डोलाइन, विलयन छिद्र, आपका है घोल पटल, कास्ट खिड़की, युवाला, पोलिजे, थीमी, कास्ट घाटी, प्राकृतिक पुल आदि को जन्म देता है। आपकी जो इसके द्वारा आदि स्थलाकृतियों को जन्म देता है। निपेक्षिक स्थलाकृतियों में क्या होता है, सिलेमाइट भी होते हैं, कदरम भी होते हैं। ठीक, आपको ऐसे लिख देना है। आपका जो पृथ्वी आंसुरपुर आखिरी बिहार भारत को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के आंतरिक जो है क्या है, एक प्रकार से आपको इतना लिख देना है। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां क्या है, संक्षेप में वायुमंडल की संरचना का विवेचना कीजिए। ठीक, वायुमंडल के बारे में आपको लिखना है। आपको क्या होता है, पृथ्वी आंशिकपुर आखिरी बिहार भारत को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के आंतरिक पृथ्वी का स्थलमंडल ठोस पदार्थों से बना और जलमंडल जल से बना हुआ होता है। वायुमंडल कितनी दूर तक फैला हुआ है इसका ठीक पता तो हमें एक प्रकार से नहीं बता सकते हैं, पर यह निश्चित है कि पृथ्वी के चतुर्विधि कई सौ मीलों तक यह फैला हुआ है। यानी कि आपका जो वायुमंडल है कई सौ तक मीलों तक फैला हुआ है। और वायुमंडल के निचले भाग जो प्राय 4 से 8 मील तक फैले हुए हैं। क्षोभ मंडल, उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल और उसके जो है ऊपर के भाग को मध्य मंडल और मध्य मंडल के ऊपर के भाग को आयन मंडल कहते हैं। ठीक, इतना याद रखेंगे। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के भाग को क्षोभ सीमा और समताप मंडल और जो मध्य मंडल है उनके बीच के भाग को समताप सीमा कहते हैं। ठीक, और साधारणतया ऊपर के जो तल हैं बिल्कुल शांत रहते हैं। प्राणियों और पादपों के जीवन पोषण के लिए वायु अत्यंत आवश्यक होती है। पृथ्वी तल के अपक्षय पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। नाना प्रकार की भौतिक और रासायनिक क्रियाएं वायुमंडल के कारण ही संपन्न हो पाती हैं। वायुमंडल के अनेक दृश्य जैसे इंद्रधनुष, बिजली का चमकना और कड़कड़ाना और ध्रुवीय ज्योति, दक्षिण ध्रुवीय ज्योति, प्रभाव मंडल, किरीट, मरीचिका इत्यादि प्रकाश या विद्युत के कारण ही उत्पन्न होती हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम वायुमंडल के घनत्व की बात करें तो वायुमंडल का जो घनत्व है एक सा नहीं रहता है, ये हमेशा बदलता रहता है। समुद्र तल पर वायु का दबाव लगभग 760 किलोमीटर पारे के स्तंभ के दबाव के बराबर होता है।
ऊपर उठने से दबाव में कमी होती रहती है। ताप या स्थान के परिवर्तन से भी दबाव में अंतर आ जाता है। सूर्य की लघुतरंग जो है विकिरण ऊर्जा से पृथ्वी गर्म होती है। फिर आपका पृथ्वी से दीर्घ तरंग भौमिक ऊर्जा का विकिरण वायुमंडल में अवशोषित होता रहता है। इससे वायुमंडल का ताप 68 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है। 1000 किलोमीटर के ऊपर आपका जो है पराबैंगनी प्रकाश है, उससे ऑक्सीजन जो है गुण आयनों में परिणत हो जाते हैं और आपका परमाणु इलेक्ट्रॉन में भी। इससे इस मंडल को वायुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, रात में ये आयन एवं इलेक्ट्रॉन फिर परस्पर मिलकर अणु या परमाणु में परिणत हो जाते हैं, जिससे रात के प्रकाश के वर्णपट में हरी और लाल रेखाएं दिखाई पड़ने लगती हैं। ठीक, इतना आपको लिख देना है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 इसमें आपको दिया है। ठीक, आपको क्या है, हिंद महासागर की तली को बनावट की विवेचना कीजिए। हिंद महासागर के बारे में आपको लिखना है, तली की जो इसकी बनावट है कैसे क्या है। तो एक प्रकार से हिंद महासागर भारतीय महासागर या हिंद महासागर विश्व का तृतीय सबसे बड़ा समुद्र है। ठीक, और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित होता है। उत्तर में यह भारतीय क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप से पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलय सागर, सुंदा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा हुआ है। ठीक, विश्व में केवल यही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी कि भारत के नाम पर है। ठीक, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे रत्नाकर भी कहा जाता है। ठीक, इसके अनेक भाग भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका हो गया महासागरीय नितल उच्चवृत्त। तो यहाँ पर क्या होते हैं, महासागरीय तिल में नितल में स्थल से भी अधिक उच्चवृत्त संबंधी विविधता है। ध्वनिक गंभीरता मापी यंत्र की मदद से समुद्री गहराइयों का परोक्ष रूप से मापन कर मानचित्र संभव हुआ है। ठीक, उच्च समित वक्र के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास कोसिना ने किया था। सामान्यतः महासागरीय नितल को 4 मुख्य वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। महासागरीय निम्न तट, महाद्वीपीय ढाल। सामान्यतः महासागरीय नितल को 4 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक, निगमन तट हो गए आपके, महाद्वीपीय ढाल हो गए, महाद्वीपीय उत्थान हो गए और महासागरीय आपके गहरे तल हो गए। ठीक ना, आपको लिखना है। फिर महाद्वीपीय जो निगमन तट हैं वो क्या होते हैं, तट के समीपवर्ती उथले भाग को महाद्वीपीय निगमन तट कहते हैं। यानी कि जो तट होते हैं उनके जो निकटवर्ती जो भाग होते हैं, जो उथले भाग होते हैं, उनको महाद्वीपीय निम्न तट कहा जाता है। ठीक, इसमें मुख्यतः स्थलीय निपेक्ष जमा होते हैं। इसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, इसकी गहराई की बात करें तो 150 से 200 मीटर तक होती है। इसकी औसत चौड़ाई क्या होती है, 70 किलोमीटर लगभग होती है, परंतु यह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग चौड़ाई का होता है। जैसे भारत के पूर्वी तट पर इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है और जो पश्चिमी तट की चौड़ाई का 1/3 ही है। सामान्यतः पर्वतीय कटकों के युक्त तटवर्ती क्षेत्र अथवा सागरीय गर्तों के निकट इसकी चौड़ाई कम मिलती है। महासागरीय निगमन तट के उथले सागर यानी कि मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र भी हैं। ठीक, सामान्यतः पर्वतीय जो कंटक हैं उससे युक्त तटवर्ती अथवा सागरीय गर्तों के निकट इसकी चौड़ाई कम मिलती है। ठीक, और महाद्वीपीय ढाल क्या होता है, महाद्वीपीय ढाल वास्तव में महाद्वीपों की जलमग्न अंतिम सीमा है। इसका ढाल खड़ा है यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, जो महाद्वीपीय
निम्न तट और महासागरीय मैदान को जोड़ता है। महाद्वीपीय ढाल की गहराई लगभग 200 से 2000 मीटर तक होती है, परंतु कई बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि 3600 मीटर से भी अधिक गहराई तक ये नीचे चली जाती है। ठीक, यह समस्त सागरीय क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर विस्तृत होता है। ठीक, फिर है अब महाद्वीपीय उत्थान। महाद्वीपीय उत्थान क्या होता है? जहाँ महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है वहीं मंद ढाल वाले उत्थान की शुरुआत भी होती है। इसका ढाल 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वह सामान्य उच्चावच काफी कम होता है। गहराई बढ़ने के साथ यह लगभग समतल होकर महासागरीय नितल मैदान में विलीन हो जाता है। ठीक, फिर है आपका महासागरीय नितल मैदान। महासागरीय नितल मैदान क्या होता है? महासागरीय नितल मैदान जो होता है उत्थान के बाद मैदान के समान महासागरीय गहरे तल को नितल मैदान कहा जाता है। इसकी गहराई लगभग 3000 से 6000 मील तक होती है। यह महासागरीय क्षेत्र में लगभग 75.9% क्षेत्रों में विस्तृत है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की तुलना में अंटार्कटिक महासागर में इसका विस्तार कम है, जिसका प्रमुख कारण अंटार्कटिक महासागर में महाद्वीपीय निम्न तट का अधिक विस्तृत होना होता बताया गया है। ठीक, फिर अंटार्कटिक महासागर में महाद्वीपीय निम्न तट का जो भाग है लगभग मान के चलिए कि ये इसकी ढाल प्रवणता 1:100 से भी कम है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है सेक्शन सी यानी कि आपका जो है खंड सा। खंड सा में कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? आपको खंड सा में 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, और आपका जो है कितने को आंसर देना है? किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 500 वर्ड्स में 500 शब्दों में लिखना है। आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको 4 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, और जो प्रत्येक क्वेश्चन है आपका मान के चलिए 10 नंबर का होने वाला है, यानी कि 10x2 यानी कि 20 नंबर के आपको होने वाले खंड 7 से। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन आपका है। हम देखिए इसमें से चारों में से हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे वही आपको याद करना है। ठीक, आपको इसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 11 क्या है? आपका क्वेश्चन नंबर 11 है भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना करना है, यानी कि आपका जो फिजिकल जियोग्राफी जो सब्जेक्ट आपका क्या है, एक प्रकार से कहें तो इसकी विवेचना करना है। ठीक, तो हम आपको बताएं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या होता है? भूगोल की वह प्रमुख शाखा जिनमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप या अध्ययन किया जाता है। ठीक, यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही साथ यह भू विज्ञान, मौसम विज्ञान और जंतु विज्ञान तथा रसायन शास्त्र से भी जुड़ा होता है। इसकी कई उपशाखाएं भी होती हैं जो विविध और भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती हैं। ठीक, भौतिक भूगोल से जुड़े विषय और इसकी शाखाएं कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे आपका हो गया, पहला हो गया आपका खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान हो गया। खगोलीय विज्ञान क्या है? यह पार्थिव घटनाओं का अध्ययन करता है जिनमें मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से साथ साथ सूर्य और चंद्रमा और सौरमंडल के ग्रहों को भी शामिल किया जाता है। ठीक, ये आपका खगोलीय भूगोल हो गया। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर आपका जो हो गया भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान को होता है, यह पृथ्वी के स्थल रूपों का जो होता है अध्ययन करता है। पृथ्वी के स्थल रूपों का अध्ययन करता है। ठीक, और इसमें जो इसके अंतर्गत होते हैं जल हो गए, वायु हो गए और हिमानी के अपरदात्मक परिवहारात्मक और निपेक्षात्मक कार्यों द्वारा स्थल रूपों की उत्पत्ति व विकास भी शामिल होती है इसमें। ठीक, और आपका तीसरा जो है, तीसरा आपका है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान क्या है? यह महासागरीय तट की गहराइयों, धाराओं, प्रवाह
भित्तियों और महाद्वीपीय विस्थापन आदि से संबंधित महासागरों संघटकों का अध्ययन करता है। ठीक, समुद्र विज्ञान जो है इसके अंतर्गत आता है। आपका नंबर चौथे पर है क्या है? जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान क्या है? जलवायु विज्ञान वायुमंडलीय दशाओं और संबंधित जलवायु और मौसमी परिघटनाओं का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत वायुमंडलीय संगठन, जलवायु प्रदेशों तथा मौसमी आदि का अध्ययन शामिल है इसमें। ठीक, फिर आपका 5वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे क्या है? आपका है जैव विज्ञान। जैव विज्ञान क्या है? यह स्थान की जैविक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें आमतौर पर विविध प्रकार के वनस्पतियों और वन्य जीवों के वितरणों का अध्ययन करता है। जैव विज्ञान को पादप या वनस्पति भूगोल भी कहा जाता है। ठीक, जंतु विज्ञान को भी भूगोल और मानव पारिस्थितिकी के रूप में उपविभाजित किया जाता है। ठीक, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, फिर मृदा भूगोल। मृदा भूगोल क्या है? यह विविध मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के साथ साथ इसके भौतिक जो है और रासायनिक प्रक्रियाओं के साथ साथ संघटकों, रंगों के प्रकार, संरचना एवं वितरण और वहन क्षमता आदि का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं भौतिक भूगोल की, ये सभी आते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12 में। ठीक, यानी कि 12। वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। वर्षा के कौन कौन से प्रकार हैं? वर्षा क्या एक प्रकार से होती है? वर्षा एक प्रकार से संघनन होता है। ठीक, पृथ्वी के सतहों से जल वाष्पित होकर, तो पृथ्वी के सतहों से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी के रूप में, यानी कि पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरने लगता है, तो इसे हम वर्षा कहते हैं। ठीक, अगर वर्षा की प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से जो वर्षा आपके होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, आपका जो पहला, इसमें से पहला आपका क्या है? संवहनीय वर्षा, और दूसरा आपका है पर्वतकृत वर्षा, और तीसरा आपका है चक्रवाती वर्षा। ठीक, चलिए पहला देखते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या होता है? संवहनीय वर्षा में प्रायः प्रतिदिन वर्षा होती रहती है। दिन में अत्यंत गर्मी पड़ने के कारण धरातल गर्म हो जाता है। ये ज़्यादातर लगभग गर्मियों में देखने को मिलता है। ठीक, जिस कारण वायु गर्म होकर फैलती है और शुष्क जो एडियाबैटिक दर से प्रति 1000 मीटर पर या वायु का 283 डिग्री सेल्सियस पर तापमान कम होने लगता है, जिसका कारण तुरंत वायु से ठंड प्रदान करना होता है। ठीक, इसके अंतर्गत ये आता है कि वाष्प से भरी हवाओं के मार्ग में पर्वतों का अवरोध आने पर इन हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है, जिसमें पर्वतों के ऊपर जमे हिम के प्रभाव से तथा हवा के प्रभाव से भी ठंडा होने के कारण वाष्प की बूंदों में आकर धरातल पर बरस जाते हैं। ठीक, फिर आपका है दूसरा है चक्रवातीय वर्षा। ठीक, सियोलोनिक रेन। चक्रवातीय वर्षा क्या होती है? एक प्रकार से चक्रवातीय वर्षा आपका होता है क्या? दूसरा जो है, इस प्रकार की वर्षा गर्म और शीतल वायु राशियों के आपस में मिलने से होती है, यानी कि जिसको ठंड गर्म के आपस में मिलने से होती है, क्योंकि हल्की गर्म वायु ऊपर उठती है तथा भारी शीतल वायु नीचे की तरफ बैठती है। ठीक, अतः ऊपर उठने वाली वायु ठंडी होकर वर्षा करने लगती हैं। इस प्रकार प्रायः वर्षा शीतोष्ण कटिबंध भी हुआ करती हैं। ठीक, आपको इतना लिख देना है। ठीक, और आपका जो तीसरी नंबर की बात आते हैं पर्वतकृत वर्षा। ठीक, यानी कि ओरियोटिकल रेन तीसरे नंबर की क्या होता है? जिससे पर्वतों के ऊपर जमे हुए हिम के प्रभाव से हवा के फैलकर ठंड होने पर कारण हवा का वाष्प बूंदों के रूप में आकर धरातल पर बरस जाता है। ये हवाएं पर्वतों के दूसरी ओर मैदान में उतरते ही गर्म हो जाती हैं और आसपास के वातावरण को भी गर्म कर देती हैं। विश्व के अधिकतर भागों में इस प्रकार की वर्षा होती है।
मानसूनी प्रदेशों भारत में भी इस प्रकार की वर्षा होती है। इस वर्षा को पर्वकृत वर्षा कहते हैं। ठीक, इतना आपको लिख देना है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको और पढ़ लेना है। इसका दोस्तों क्या है, आपको पूरे 500 शब्दों में आपको लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक, इसलिए आप थोड़ा बहुत और पढ़ लेंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे, जिससे आपको पूरे नंबर 10 नंबर आपके प्रत्येक क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।